नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण दासदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां भी अब एक दूसरे पर सवाल दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर अब सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। और इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो सियासी हलचलों का खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो आज हरियाणा के झज्जर में पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के इस अमृतकाल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेली मेडिसिन सुविधा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, ऐसे ही काम देश के कोने कोने में चल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास। ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुड़ती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है, इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स झज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहज सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रति करुणा से भरी हुई है। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले उनके विचार, उनके कार्य हर किसी को प्रेरित करते हैं। इस विश्राम सदन में उन्होंने सहयोग के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा, तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से
वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। आयुष्मान भारत, पीएम जय भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है, और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से जो देश के हजारों अस्पताल जुड़े हैं, उनमें से लगभग 10,000 प्राइवेट सेक्टर के ही हैं। साथियों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच यही साझेदारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के अभूतपूर्व विस्तार में भी काम आ रही है। आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बहुत अहम है। इसी भागीदारी को बल देने के लिए मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन होने के बाद भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना और आसान हुआ है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। तो एक तरफ स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ भारत ने एक इतिहास रच दिया है। जी हां, देश में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। खास बात यह है कि सिर्फ 278 दिन में भारत ने यह आंकड़ा पार किया है। इनमें से 70 करोड़ 82,81,784 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 29 करोड़ 16,28,140 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है।
ये 18+ आबादी का 30.9% है। वहीं देश की 18 से ऊपर की आबादी का 74.9% हिस्सा कम से कम एक डोज ले चुका है। वैक्सीन के मामले में भारत सिर्फ चीन से पीछे है। चीन में अभी 223 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है, इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। Congratulations India on administering over 100 crore COVID-19 vaccine doses in such a short time span. And thank you Prime Minister Modi ji for the firm, clear and timely directions and for leading the world's largest vaccination drive. The nation stands together recognizing the great efforts of our health workers and frontline workers, scientists, researchers, vaccinators and above all the people of the country who have come forward and displayed confidence in the country's vaccination drive. Thank you once again. Jai Hind. कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में आज भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज देने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मैं भारत के वैज्ञानिकों और मेडिकल रिसर्चर्स समेत पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज भारत जैसे देश में जनता को लगा पाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। आज हम कह सकते हैं कि
कि कोविड के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा चक्र तैयार करने की दिशा में देश एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गया है। शुरू से ही वैज्ञानिकों से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स तक सबका यह मानना था कि कोरोना महामारी की रोकथाम में वैक्सीनेशन ही सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत की थी, जिसका असर आज सामने दिखने लगा है। अब भारत के वैक्सीनेशन अभियान के परिणाम सामने आने लगे हैं और कोविड पीड़ितों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी कमी भी आई है। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का यह टारगेट अचीव करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, पर हमें यहाँ रुकना नहीं है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग जाते, न तो हम रुकेंगे न थकेंगे। मैं आज के इस ऐतिहासिक मौके पर समस्त देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि टीकाकरण की इस मुहिम को गति देने में अपना पूर्ण सहयोग दें। यदि आप में से किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो आज ही वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, कोरोना के खिलाफ जारी जंग तभी पूरी तरह कामयाब होगी जब वैक्सीन का सुरक्षा कवच आप सभी के पास होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जारी दे। एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। कोविड को परास्त करने के लिए जो परिश्रम की प्रकाष्ठा के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को साधुवाद देता हूं और देश की चुनौतियों को निपटने, इस अवसर के रूप में तब्दील करने के देश के कदम कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता और से उनको हार्दिक अभिनंदन देता हूं। मैं अपनी ओर से इस यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश का नेतृत्व किया, देश को हौसला बढ़ाया और सभी लोगों ने मिलकर के पूरे समाज ने जो साथ दिया, उसके लिए मैं हार्दिक सभी का धन्यवाद देता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है और विशेषकर ये जो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत ने जंग लड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में भारत के अंदर आज 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस भारत ने पूरी की हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार का भाई। कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये बताए कि आपने डबल डोज कितने लोगों को लगा दी। दूसरी बात, जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, ये जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं। तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है, ये मेरे समझ के परे है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। उनके लिए दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल डीए में 3% की और बढ़त होने का मतलब यह है कि अब महंगाई भत्ता 31% होगा और इस बढ़त का सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा और यह बढ़त 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया राशि जो बकाया किश्तें हैं उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स हैं उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए
इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 सरकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपये आएगा। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। प्रियंका खासकर महिलाओं को लेकर के रोजाना नए नए वादे कर रही हैं। जी हां, अब उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है, मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रियंका यूपी के चुनावी संग्राम को लेकर के खासा सक्रिय हो गई हैं और लगातार राज्य का दौरा भी कर रही है। और इससे पहले ही आप बता दें, हाल ही में उन्होंने राजधानी लखनऊ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती। हमारी पार्टी का नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7.79 करोड़ पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 6.61 करोड़ रजिस्टर्ड महिला मतदाता थी। इससे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 46% हो जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस यहां महिलाओं के जरिए एक अलग वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रही है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है। देखिए, सियासत में कहा जाता है कि वादे हैं, वादों का क्या, आज है कल होंगे क्या। देखने वाली बात यह होगी कि अगर कांग्रेस यूपी में वापसी करती है तो क्या प्रियंका ने जो जनता से वादे किए हैं वो निभा पाती है या नहीं। वहीं बाराबंकी में अब 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। जी हां, बाराबंकी से बुंदेलखंड तक प्रतिज्ञा यात्रा जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी में प्रियंका गांधी जैदपुर विधानसभा में हरक इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम और जनसभा करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता PL पुनिया ने प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी साझा की है। देखिए, प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जगह से, अनेक जगह से निकल रही है और जो बुंदेलखंड की तरफ जानी है वो प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से स्टार्ट होनी है। तो यहाँ बाराबंकी की प्रतिज्ञा यात्रा को स्टार्ट करने के लिए प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं और बड़ी जनसभा हरक में जो इंटर कॉलेज का ग्राउंड है उसमें होना प्रस्तावित है। और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाराबंकी से इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो उनके साथ में अन्य लोग भी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, CLP लीडर मोना मिश्रा जी हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये बाराबंकी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि प्रियंका जी का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो शंखनाद वो जो बजाने जा रही हैं वो बाराबंकी को चुना है, बाराबंकी का सौभाग्य।
तो सियासी हलचल में अगर बात आम आदमी पार्टी की ना हो तो हलचलें अधूरी सी रह जाती हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह वाराणसी में आपके द्वारा निकाली जा रही तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें बिना परमिशन रैली करने से मना किया और जब वह नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 18 दिन के भीतर पुलिस 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले उनको लखीमपुर जाते समय हिरासत में लिया गया था। वहीं संजय सिंह ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से जारी पत्र को शेयर करके लिखा कि इसकी भाषा देखिए, आदित्यनाथ जी के प्रशासन ने तिरंगा यात्रा को अवैध घोषित कर दिया है। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं वाराणसी में हूं। कल अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलकर पूरी रात यात्रा करके वाराणसी पहुंचा। यहां पर तिरंगा यात्रा थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तिरंगे से डर लगता है। आदित्यनाथ जी की सरकार को तिरंगे से डर लगता है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ जब आगरा में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, 524 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो इसलिए तिरंगा यात्रा क्यों विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि इनका इतिहास तिरंगे का विरोध कर रहा है। 52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तिरंगा भारत की आन बान और शान है। तिरंगे के खिलाफ जो लोग हैं उनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने की छूट है, डकैती करने की छूट है, किसी को घर में घुसकर मार देने की, पुलिस हिरासत में मार देने की छूट है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने की छूट नहीं है। तो देखिए, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है। कोई संकल्प यात्रा निकाल रहा होता है, कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहा होता है, कोई सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहा होता है, तो कोई विजय रथ यात्रा निकाल रहा होता है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी यात्रा सफल बनाती है जनता। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ एक और बार सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर फतेहपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने JMD न्यूज के सवालों के जवाब में बड़ा बयान दिया है। सपा से गठबंधन पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। उनकी पहली प्राथमिकता है कि सपा से गठबंधन हो। इसके लिए नेताजी का और हमारा भी यही प्रयास है और यह प्रयास जल्द ही सफल होगा। वहीं प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहतर कानून व्यवस्था के दावों पर प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रेप, हत्या की वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। से हमने पार्टी बनाई और नेताजी का आज भी हमारे ऊपर रखा आशीर्वाद है। या तो अलायंस हो जाएगा, नहीं तो नेताजी हमारे साथ प्रचार करेंगे मेरा, समझ लिया। ओके। वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव अनवर अहमद खान की अगुवाई में डीजल पेट्रोल महंगा होने को लेकर के साइकिल से बाइक को खींचा गया। सपा नेता अनवर अहमद का यह कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो बीजेपी वाले डीजल पेट्रोल गैस को लेकर आए दिन आंदोलन करते थे और लोगों के बीच जाकर कहते थे अगर हमारी सरकार बनी तो महंगाई पर काबू करेंगे। लेकिन आज बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सभी सब्जियां सहित चीजें जो हैं वो महंगी हो चली हैं और इन पर केंद्र और सरकार और राज्य सरकार कोई काबू नहीं लगा पा रहे। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल को GST में शामिल करेंगे, लेकिन आज तक डीजल और पेट्रोल को GST में शामिल नहीं किया गया है और इसी को लेकर सपाइयों ने मंझनपुर मुख्यालय होते हुए डाइट मैदान तक प्रदर्शन किया है। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं ने DM को इसके चलते एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के नाम पर बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे थे।
आज जब मैं पेट्रोल लेने गया तो 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 96 रुपया लीटर डीजल हो गया है। गरीब कहाँ जाएगा? ये सर पे अब आ गई हम लोगों के। अब इसका इस देश और प्रदेश में एक ही विकल्प है कि हम मोटरसाइकिल को साइकिल घसीटेंगे, साइकिल चला करके स्वास्थ्य बनाएंगे और आने वाले चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके इस प्रदेश और देश को स्वास्थ्यमय बनाएंगे। और वहीं कानपुर नगर निगम में रोजाना 200 किलोवाट बिजली की खपत होती है। वहीं बिजली जाने पर जनरेटर व्यवस्था भी सुचारू न होने से बिजली का संकट रहता है। और इसी बीच बिजली संकट को दूर करने के लिए महापौर प्रमिला पांडे ने 14वें वित्त आयोग से परिसर में सोलर प्लांट लगाने के लिए 42 लाख रुपए की धनराशि पास कराई है। आज इस सोलर प्लांट का महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान महापौर ने बताया कि सोलर प्लांट से रोजाना हो रही बिजली खपत में लगभग 100 किलोवाट की कमी आएगी और बिजली बिल भी कम आएगा। ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हमारे नगर निगम का फायदा वो मैं कर रही हूँ। ये सोलर प्लांट जो आज लगा है, इससे जो हमारी 200 वाट बिजली खपत थी अब 100 हो जाएगी। दूसरा बात, जो सिस्टम अभी वो बता रहे थे हमारे प्रकाश विभाग के पाल साहब, ये जो चार्जर लगा है तो लाइट जब चली जाएगी खट देना उस पर आ जाएगा, आने के बाद में वो पूरा काम करेगा। और जो हमारा सबसे बड़ी बात है कि बिजली की जो है कमी, ये जो सोलर प्लांट जो भी लगा रहा है, मैंने मेरे गांव में लगा है, आज नहीं बहुत पहले से, और आराम से कुछ न लेना न देना, एक बार पैसा लगाया और उससे पूरा फायदा। तो सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदारों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।